सुप्रभात मान्यवर। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। खास तौर पे आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे और इलिया बाई से मिलना चाहते थे वीडियो के माध्यम से। हालांकि जैसा आपने लास्ट की वीडियो में देखा, मैं बीच में हिमाचल प्रदेश में आ चुका था। लेकिन फिलहाल आ, आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग इलिया भाई से बात करेंगे, जिसका जो कारण है वो है आप सब लोगों की डिमांड। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल्स किए और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेजेस करके पूछा कि आप इलिया भाई से पूछिए कि रशिया में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मैंने उसकी एक सूची तैयार की है। तो इलिया भाई आज हमारे साथ है। इलिया भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए वीडियो में। प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है। जय। और बहुत सारे आपके जो शुभ चिंतक हैं और आपके नए नए दोस्त बनते जा रहे हैं भारत में, वो आपको देखना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से उनसे मिलाऊं और आपसे थोड़े से हम लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत में जो रूस और यूक्रेन युद्ध की जो खबरें हैं वो पूरी तरह से नहीं आ पाती है। जो मीडिया है भारत का वो भी लोगों को लगता है कि उतना विश्वसनीय नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रश्न लोगों का वो ये है कि रूस के अभी फिलहाल ताजा हालात क्या हैं और रूस किस स्थिति में है युद्ध में। हाँ, सबसे पहले कहना यह है कि मेरे जो सारे जितने जवाब है ये सब विवादास्पद है। और दरअसल क्या है जो आजकल की अंदरूनी खबर है, हालत है, ये भी बहुत पता है, बहुत विवादित है, बहुत विवादित है। अच्छा, विवादित है यानी कि। यानी मैं बताऊं क्या बात है। यहाँ भी पूरी तरह से जो सच्चाई ये भी नहीं दिखाई जाती है। हम यहाँ रहते हुए भी सच नहीं जानते हैं कि दरअसल क्या हो रहा है, किससे ये हो रहा है। पता है, हम अभी भी पता है इसी जल में ही फंसे हैं, जहां तक आम लोगों तक जो खबरें हैं, जो सूचनाएं हैं, नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये युद्ध की जो वास्तविक खबरें हैं वो रूसी नागरिकों तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं कि स्थिति क्या है इस समय। हम कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी क्योंकि ये भारत में जो दिखाया जाता है वह सच भी है और झूठ भी है। जो यहाँ की खबरों में बताया जाता है ना, वही सच और झूठ दोनों है। अच्छा। क्योंकि मैं न सिर्फ रूस की खबरें मगर परदेसी मीडिया भी देखता हूँ, जी। न सिर्फ भारतीय मीडिया, बहुत पढ़ता हूँ, जानता हूँ। हम्म। तो दरअसल मैं क्या बताऊं कि रूस इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि एक कोने में रखते हुए लोगों को पता ही नहीं है कि देश के दूसरे कोने में क्या हो रहा है। हाँ, ये तो है कि रूस इतना ये विशाल आप है। ये तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप तो दिल्ली में रहते हुए मणिपुर के हालात नहीं समझ पाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। हमें भी जाए क्योंकि हमें भी मालूम मीडिया के माध्यम से ही होता है। और अभी क्या चल रहा है मणिपुर में, सच बात यह है दिल्ली में बैठे हुए किसी भी आदमी को ये मालूम हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। मैं ये भी कह रहा हूँ, भला है मैं पास रहता हूँ, जी। तो जो लोग वहां से आ जाते हैं ये बता सकते हैं, यानी इन सारे क्या है, मुसीबत पर प्रकाश डाल सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं। जी जी जी। तो चलिए, अगला जो प्रश्न है वो ये है, लोगों का थोड़ा सा असमंजस था कि अभी कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि रूस में घरेलू विद्रोह शुरू हो गया था।
लेकिन वो खबर आते ही दोबारा से फिर गायब हो गई कि जो विद्रोह था वो शुरू जरूर हुआ था लेकिन वो खत्म हो चुका है, ऐसा कैसे? ये बगावत थी, बगावत और शक्ति प्रदर्शन दोनों। दरअसल लोगों को इस तरह भी चिंता थी कि कहीं भी इंकलाब शुरू ना हो जाए, अच्छा। क्योंकि पिछली सदी के दौरान रूस को 3 ऐसी क्रांतियों का सामना करना पड़ा। अच्छा। रूस की जो वर्तमान स्थिति है, अ, इतनी, ऐसा क्या कह सकते हैं, इतनी नाजुक है, बहुत नाजुक है, क्योंकि एक चिंगारी से बहुत बड़ी आग लग सकती है। और यहाँ की समझ, पता है, बटा हुआ है, अच्छा। दो टेरों में बटा है समझ। यानी कुछ लोग इस जंग के समर्थन देते हैं, और ऐसे भी बहुत लोग जो जो समर्थन नहीं देते हैं, जो इसी युद्ध विरोधी है। युद्ध विरोधी है, अच्छा। और इन लोगों, इन दो कम्युनिटी, इन दो कम्युनिटियों के अपना तर्क है, अपना अच्छा। सिद्धांत है, अपना सच है, अच्छा। अपना सच है। क्योंकि जो लोग युद्ध समर्थक है, इनका जो दावा है, इस तरह का दावा है कि पश्चिम की तरफ से खतरा बढ़ता आ रहा है, अच्छा। एक बात। और जो लोग युद्ध के खिलाफ, यानी जो युद्ध के विरोध करते हैं ना, जी। इनका दावा ये है कि ये जो आग लगी है, यही बर्बादी की आग लगी है, कि रूस ने एक स्वतंत्र देश को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर रखा, यानी राख राख बना दिया। जी जी, यानी कि दोनों तरह से लोग वहां सोच रहे हैं कि एक तरफ से यानी कि लोगों के अंदर भय भी है और दूसरी तरफ से लोग नहीं चाहते थे शायद कि जो यूक्रेन है उनके ऊपर इस तरह से जो है रूस की तरफ से आक्रमण किया जाए। हाँ, ओहो। अच्छा, जो मैंने सुना था कि अभी कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन ने रूस के ऊपर आक्रमण तेज कर दिए थे। हमारे बिल्कुल। जो मित्र वहां बेल्गोरोड में है तो वो भी कह रहे थे कि वहां पे बहुत कई गांव पे आक्रमण हुए। यहाँ तक कि जिस गांव में मैं वहां गया था उस गांव पे भी एक दो मिसाइल आके गिरे थे, एक दो घर तबाह हुए थे। क्या ये सही दो है? बार तो ये कम है। दरअसल मेरा मानना ये है कि ये जो बेलग्राद प्रांत है, जो कुर्स्क प्रांत है, इन दो प्रांतों को, 3 प्रांतों को, ब्रयांस्क भी है, खाली करना पड़ेगा, ओहो। खाली करना है। ऐसा है कि जो उक्रेन अब क्या कर रहा है, ये बस अपनी रक्षा करता है, अपनी रक्षा करता है। और ये युद्ध है, चलती जंग के दौरान क्या होता है, पारस्परिक लड़ाई होती है ना, जी बिल्कुल। हमला होता है। बिल्कुल। तो जिस तरह रूस उक्रेन पे हमला करता है, बिल्कुल उसी तरह उक्रेन रूस पे हमला करता है। जी जी जी। मगर उक्रेन तो इतना बड़ा नहीं है, बड़ा है, यूरोप के सबसे बड़ा देश माना जाता है। जी। तो कल क्या हुआ, वहां लुबोव में मिसाइल गिर गया। हाँ, अच्छा। और शहर को काफी नुकसान हुआ ना, ये तो सच है। लेकिन यहाँ भी है, बेलग्राद एक खूबसूरत तरीन शहर है, आप जानते हैं। जी तो बिल्कुल। आप, और वहां पास में एक और शहर है, भी बहुत पुराना शहर है, शिबिकिनो। तो वो लगभग लगभग पूरा बर्बाद हो गया। यानी कि वहां से लोग भाग के चले जा रहे हैं। रूस का शहर भी बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया, वो तो सीमा से बिल्कुल 6-7 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ, तो यानी कि यूक्रेन की तरफ से काफी ज्यादा आक्रमण किया जा रहा है। बहुत बहुत आक्रमण किए जा रहे हैं। और ऐसा कुछ ग्राम है, ऐसा कुछ बस्तियां है, जिनको लोग छोड़ना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। अच्छा, यानी कि जो बॉर्डर के पास के जितने गांव हैं वहां से लोग निकल रहे हैं अब? हाँ, निकल रहे हैं, क्योंकि अब तक पूर्ण रूप से, क्या है, निष्कासन प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ ना, अभियान नहीं शुरू हुआ अब तक। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है।
बड़ा बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वहां जो आम नागरिक रहते हैं ये सब भयभीत रहते हैं और इनकी जान खतरे में है। जी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इन लोगों को यहाँ से कम दूर दराज इलाकों को ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये संभव होगा रूसी सरकार के लिए? क्योंकि जो बेलगोरोड शहर है वो मैंने देखा, वो तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा शहर है। बहुत बड़ा है। मगर ऐसा है कि देश बहुत बड़ा है, और इतिहास हमें ये भी बताता है कि ऐसा कुछ शहर थे जिनको लोगों को छोड़ के आगे और जाना पड़ता था, और ऐसे बहुत सारे नामूने हैं। अच्छा। देखिए, और मैं ये जोड़ के बात करना चाहता हूँ इस पर, ये मेरा क्या अपना अनुभव है, ऐतिहासिक अनुभव है। जिस तरह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में क्या है, सीमा रेखा खींची है ना, जी जिस तरह उत्तरी और दक्षिणी किब्रिस के बीच में जो लकीर खींची ना, जी जी। तो यहाँ मुझे मेरे ख्याल से अब क्या हो रहा है, लोग भी बताते हैं कि ये जो खिरसोन परोज या जो दनीपर से सतह इलाके हैं, इनको जबरदस्ती से खाली कराए जा रहे हैं कि ये बस इस तरह की सीमा हो, 30 40 50 किलोमीटर की क्या है चौड़ाई की सीमा। अच्छा। जी हाँ, तो आप ये समझ गए ना, अगर जहां 30 कोई ना हो। अगर हाँ, अगर 30 किलोमीटर की सीमा होगी तो यानी कि बेलगरोड तो पूरा खाली हो जाएगा। और मैं मुझे अभी लगता है। बिल्कुल मैं अभी बेलग्राम की बात नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ दनीपर नदी। अच्छा। अच्छा। हाँ, एक तरफ से रूस है, जी जी अभी जो रूस मकबूजा खरसोन है, और उसी तरफ से क्या है, उक्रेन है, जी उक्रेन के है। जी जी जी। तो यानी कि युद्ध की जो स्थिति है रूस में, वो हम तक हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। बीच में भारत के लोगों को ये लग रहा था कि जो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध है वो काफी शांत हो चुका है या बहुत ही निम्न आपके दर्जे का शायद चल। नहीं, नहीं, ये जो जंग है रुकने का नाम नहीं ले रही है, अच्छा। आगे बढ़ रही है। और ये जोड़ कर बोलूं ना, कि जो पाकिस्तान भारत के बीच में जो स्थिति है इतनी गंभीर कभी नहीं थी। कभी नहीं इतनी थी। गंभीर अब इतनी गंभीर कभी नहीं थी जितनी आजकल की स्थिति रूस उक्रेन के बीच में। ओहो, ये तो रूस के लिए तो बहुत बड़ी घट समस्या होगी रूसी नागरिकों के घट लिए। नागरिकों के लिए ऐसा है कि हर रोज किसी न किसी की जान चली जाती है रूस में। ओहो। खास करके ब्रांस्क प्रांत में, या बेलग्राद प्रांत में, कुर्स्क प्रांत में, वहां का हाल बहुत गंभीर मुझे दिखाई देता है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी है कि रूस में अभी पर्यटन की क्या स्थिति है। जैसे आपने बताया कि अच्छा, वहाँ पे आपके वोरोनिश में मैंने भी देखा था बहुत सारे जो है पर्यटक वहां घूमते थे। क्या अभी वोरोनिश में आपको पर्यटक नजर आते हैं या मॉस्को वगैरह में विदेशी पर्यटक नजर आते हैं? दरअसल ये है कि पाश्चात्य पर्यटकों के लिए रूस अभी बंद है, अच्छा। जिस तरह रूसियों के लिए भी बंद है। लोग जाते हैं, मगर तुर्की होते हैं, अमीरात होते हैं। अच्छा। हाँ, यूरोप जाने का कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, ना कोई ट्रेन जाती है, ना कोई फ्लाइट उठती है। जी जी जी। तो यानी कि ये बात आप यूरोप या अमेरिका की तरफ नहीं जा सकते हैं। नहीं, कोई नहीं। शायद वीजा का यानी भी तुम जा सकते हो, हाँ। मगर फिलहाल क्या है, कुछ कुछ देशों देशों के लिए वीजे नहीं मिलते हैं। अच्छा। तो यानी कि हाँ, जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं जैसे सर्बिया वगैरह, वहां आप जा सकते हैं। शहर भी इतालिया तो ठीक है, इतालिया लोग भी जा सकते हैं, बल्गारिया भी जाते हैं। बस पोलैंड क्या है, चेक और फिनलैंड, लातविया लिथुआ एस्टोनिया, बेल्जिक, ये सब देश रूसियों के लिए अभी बंद हुए हैं। अच्छा। रूस के कार्ड ज्यादातर ममालिक में नहीं चलते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी एक प्रश्न है कि भारत के जो, मान लीजिए भारत से कोई आना चाहे रूस, तो वहां पे जो हमारे बैंक के कार्ड हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो, तो वो तो नहीं चल रहे हैं।
तो न, उसका नकद क्या, लेकर आना, उसका नकद क्या, लेकर आना, नकद लेके आना पड़ेगा? नकद लेके आना पड़ेगा। तो नकद में क्या डॉलर लेके आए या सीधे रूबल लेके आए? डॉलर, डॉलर, डॉलर डॉलर। चलते हैं। अच्छा। डॉलर के बगैर अब कहीं भी जिंदगी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जीवन है क्या डॉलर बिना? जी बिल्कुल, लेकिन रूस इसको तोड़ना चाहता था कि जो डॉलर है उसके ऊपर पूरे जो दुनिया है, उसका जो पूरी दुनिया उस पे डॉलर पे जो है निर्भर करती थी। रूस इसको तोड़ना चाहता है कि नहीं, नाकाम, दूसरी। नाकाम हो गया, नाकाम हो गया। अच्छा, इसमें नाकाम। दरअसल यहाँ सुदूर पूर्व में पहले से युआन का प्रभाव बहुत ज्यादा था। अच्छा। हाँ, पहले से। जब मैं वियतनाम में रहता था तो सुदूर पूर्व से आए लोग अपने साथ डॉलर नहीं युआन रखते थे। अच्छा। हाँ, वहां के लोग अभी भी अपने क्या है पैसों को युआन में जमा करना पसंद करते हैं, ज्यादातर नहीं फिर भी बहुत काफी लोग हैं। अच्छा। दरअसल ये है कि अब तो जो आलम है, जो दुनिया है, वो पता है क्या है, दो ऐसे समुदाय में बटा हुआ। एक मित्र देश है और शत्रु देश है। जी जी जी। अच्छा, इस बीच में एक चीज हुई है इस पूरे युद्ध के समय में, कि जो चीन है वो रूस के बिल्कुल करीब आ गया है। और मैंने सुना है आपके अब एयरपोर्ट पे जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, जो सूचना के लिए बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें अब चीनी भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं आप लोग। मैं ये बताता हूँ, जो चीन का प्रभाव बहुत बड़ा है और इसका प्रभाव प्रभाव तो बढ़ता रहेगा, जी चाहे वो भारत क्यों ना हो, रूस क्यों ना हो। जी जी तो चीन ये हमारा क्या है, हमसाय मुल्क है जी सभी के लिए। जी चाहे अब तो पाकिस्तान पता है चीन से तो दब गया है पूर्ण रूप से। जी अब श्रीलंका की बारी आ गई है। जी बिल्कुल। हाँ, मेरा मानना ये है, कुछ लोगों को मेरी राय पसंद नहीं है, मगर मैं बताता हूँ। दरअसल ये है कि अमेरिका के मुकाबले में रूस के लिए, भारत के लिए चीन ज्यादा क्या है, लाभदायक है। चीन किसी का मित्र नहीं है। चीन बस अपना फायदा उठाता है, मगर साथ में चीन पता है स्वाभाविक तौर पर अपनी ओर से और कुछ भी क्या है दे सकता है। जी जी जी। आ, रूस पर जो पाबंदियां लगी हैं, तो हाँ, आप उसको कैसे देखते हैं? रूस को कितना नुकसान हुआ है? असल ये है महंगाई भी है, और एक बात है कि गड़ियों की पुर्जे आपको सीधे नहीं आ सकते हैं, जी गड़ियों की पुर्जे। दूसरी बात यह है, जो विदेशी कंपनियों के साथ रूसी लोग काम करते थे, इन विदेशी कंपनियों के कर्मचारी आपको सब बेरोजगार हो गए। अच्छा। आपके सामने वो ही एक बेरोजगार बैठा है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई फर्क पड़ा है इन हाँ, पाबंदियों का? हाँ, जरूर पड़ा है, जरूर। इसके बारे में लोग नहीं बताते हैं, फिर भी ये जो पाबंदियां है, ये जो नुकसान है वो प्रत्यक्ष है। रूस बहुत बड़ा है। अगर वो ईरान की तरह इतना छोटा होता तो जी बहुत मुश्किल होता। जी जी। भला है आप रूस का साथ छीन देता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि जो पर्यटन के लिए कोई आना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई भारतीय आना चाहता है, तो जैसा आपने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ नगद लेके आए। हाँ, एक चीज है कि कुछ ऐसे काम हैं जो नगद कई बार नहीं हो सकते, जैसे कि मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, मान लीजिए मैं रूस आया हूँ, तो क्या वो बुक हाँ। हो सकती है मेरे कार्ड? भारत के माध्यम से, भारत के माध्यम से हो सकता है, भारत अच्छा। के माध्यम से हो सकता है। हाँ हाँ। हाँ, नहीं, मान लीजिए हाँ, मैं रूस में हूँ और मुझे कोई फ्लाइट की टिकट बुक करनी, तो अभी आप क्या खिड़की पे जाके बुक कर रहे हैं या वेबसाइट से हो रही है आपकी टिकट बुक? दरअसल मैं आपको ये बताता हूँ। हैदराबाद जाते समय मैंने क्या किया, मैंने रूसी कार्ड के जरिए हमारा जो आविया सेल्स है हाँ हाँ। वहां से टिकट मंगवा लिया। अच्छा, हैदराबाद का टिकट। हाँ, हाँ, अच्छा, हैदराबाद में टिकट, कानपुर में बैठे हुए हैं। कानपुर में बैठे हुए। कानपुर में अच्छा, बैठे। यानी कि आपका कार्ड भारत में काम कर रहा था,
नहीं, आ, नहीं कर रहा था मैं, ये साइट रूसी था। अच्छा, रूसी साइड पे काम कर रहा था। हाँ। ये बाहर की साइड पे काम नहीं करेगा। नहीं। चलिए, इलिया भाई, समय की समाप्ति होने वाली है, और हाँ। इस टॉपिक को हम अगले हफ्ते फिर से एक बार जारी रखेंगे अपने दर्शकों के साथ में, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे पूछने बाकी हैं, लेकिन समय की सीमा है, जिस वजह से जो है हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम इलिया भाई से एक बार दोबारा से इस बारे में पूरी बात करेंगे, ताकि अगर कोई रूस जाना चाहता है या रूस के बारे में कोई इस समय जानना चाहता है, तो पूरी जानकारी लेके जाएं। अभी रूस के लिए ना तो आप पैसे भेज सकते हैं, और ना ही रूस से बाहर पैसे आ सकते हैं। हमारे जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है वो भी रूस में नहीं चल रहे हैं। यानी कि अगर मुझे ही रूस जाना हुआ तो मुझे कैश लेके जाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति होती है कि कभी अगर पैसा नहीं है किसी के पास में, तो एक बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस बारे में और भी हम बातें करेंगे। आप लोगों को जो प्रश्न है, और आप अगर आप में से कोई प्रश्न जो है इसमें ऐड करना चाहें, तो आप कमेंट में जरूर प्रश्न पूछिएगा। हम वो प्रश्न इलिया भाई से पूछेंगे अगले वीडियो में। तो इलिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो के लिए। आपसे फिर अगले हफ्ते एक बार फिर से हम रूबरू होंगे कुछ प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।